नमस्कार, आप डीडी न्यूज पर देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम जनादेश। मैं हूं लालचंद्र सिंह। जनादेश में इन दिनों हम बात कर रहे हैं दो राज्यों की विधानसभा चुनावों की, वहां के समीकरणों की, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट की। उन दो राज्यों में जो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं उनसे भी आपको जुड़वाते हैं, और आज भी इसी तरह से हम अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे। तमाम जो स्पेशल रिपोर्ट है चुनाव की वो देखेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर से। लेकिन सबसे पहले चुनावी हेडलाइंस। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए थमा नामांकन का शोर। एक तरफ नामांकन दाखिल करने का था आखिरी दिन, तो वहीं पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम भी आखिरी वक्त तक होते रहे घोषित। 16 सितंबर तक उम्मीदवार ले सकते हैं नाम वापस। हरियाणा में कांग्रेस ने 90 में से 89 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। भिवानी सीट सीपीएम के लिए छोड़ी तो भाजपा और आम आदमी पार्टी ने सभी 90 सीटों पर उतार दिए उम्मीदवार। हरियाणा में अलग थलग पड़ रहा है विपक्षी इंडी गठबंधन। सारे सहयोगी आपस में ही लड़ रहे हैं चुनाव। बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर के जेल से आते ही बढ़ा जम्मू कश्मीर की राजनीति का पारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने राशिद इंजीनियर पर जमकर साधा निशाना। कहा वोट काटने के लिए मिली है जमानत। और जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण की वोटिंग के लिए दाखिल हुए नामांकन। चुनाव आयोग स्वीप कार्यक्रम के जरिए कर रहा है मतदाताओं को मताधिकार के लिए जागरूक। घाटी में सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। तो ये आपने चुनावी हेडलाइंस देख ली, और चुनावी हेडलाइंस के बाद अब चुनाव की कुछ स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से रिपोर्ट दिखाते हैं। बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर की चुनाव में एंट्री ने जम्मू कश्मीर की सियासी हलचल को बढ़ा दी है। चुनाव प्रचार के लिए बेल पर निकले राशिद इंजीनियर को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती उठा रही हैं। राशिद इंजीनियर ने मचाई खलबली। सांसद राशिद इंजीनियर के जेल से आते ही बढ़ा जम्मू कश्मीर की राजनीति का पारा। राशिद इंजीनियर के जेल से आते ही उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की बड़ी टेंशन। राशिद ने जेल में बंद रहने के बाद भी लोकसभा चुनाव में हरा दिया था उमर अब्दुल्ला को। पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती भी साध रही हैं राशिद इंजीनियर की पार्टी पर जमकर निशाना। राशिद इंजीनियर के चुनाव प्रचार से किसे फायदा, किसे होगा नुकसान। बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर की रिहाई से जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दलों में खौफ आ गया है। जम्मू कश्मीर में हुए लोकसभा चुनाव में जेल से ही राशिद ने अपना चुनाव जीता था। राशिद इंजीनियर के जेल से बाहर आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ी है। राशिद वही शख्स हैं जिसने जेल में बंद रहने के बाद भी लोकसभा चुनाव 2024 में उमर अब्दुल्ला को बारामूला लोकसभा सीट से हरा दिया था। तभी तो उमर अब्दुल्ला कहते हुए फिर रहे हैं कि राशिद को बेल चुनाव के लिए मिली है और उनके लोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। 20 दिन के लिए छोड़ा, 20 दिन के लिए छोड़ा यहाँ प्रचार करने के लिए। चलिए अब आए, वो मैदान में उतरे, कैंपेन करें, देखें क्या होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने भी राशिद इंजीनियर की पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। देखिए शक तो होता है क्योंकि अभी तक उनको रिलीज नहीं किया, और इंजीनियर साहब न सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एजेंसीज खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा कर दिए वोट काटने के लिए। तो इतना पैसा कहां से आता है। वहीं टेरर फंडिंग के आरोपी सांसद राशिद इंजीनियर ने घाटी के दोनों क्षेत्रीय दलों के आरोपों को नकारते हुए कहा कि पहले भी हराया था, इस चुनाव में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हारेंगे। ये तो लोगों ने जवाब दिया, ये किराए के लोग नहीं थे। आपने देखा छोटी गाड़ी में आए थे,
पर्सनल गाड़ी में आए थे, कोई बड़ी गाड़ी का कारवां नहीं था, अपने खर्चे पे आए थे। लोगों ने जवाब पहले ही दे दिया उसको, हार गए इलेक्शन, फिर हारेंगे, मामला खत्म। बारामूला लोकसभा सीट से उमर अब्दुल्ला को शिकस्त देकर निर्दलीय सांसद बने राशिद के बाहर आने से चुनाव पर खासा असर पड़ सकता है और सबसे अधिक नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को उठाना पड़ सकता है। बारामूला से सांसद और टेरर फंडिंग के आरोपी इंजीनियर रशीद के घाटी में पहुंचते ही राजनीति गर्मा गई है। एनसी और पीडीपी जहां इंजीनियर रशीद पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, वहीं वो एक दूसरे पर भी आरोप कर रहे हैं कि राजनीति में उन्हें हराने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार राशिद इंजीनियर राशिद जो हैं वो चर्चित नाम बन गए हैं। और कश्मीर से हम आपको एक चर्चित सीट के बारे में बताते हैं। चिनाब नदी के तट पर बसा है रामबन जिले के रामबन विधानसभा का क्षेत्र और ये सीट यहाँ पर पहले चरण में ही मतदान 18 सितंबर को होना है। ऊंची पहाड़ियों और पर्यटन के लिहाज से खूबसूरत रामबन विधानसभा में भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी तरफ से नए चेहरे इस बार उतारे हैं। चिनाब का दरिया खूबसूरत वादियों की गोद में बसा है रामबन, जहां पहले चरण में 18 सितंबर को मतदान है। ऊंची पहाड़ियों और पर्यटन के लिहाज से खूबसूरत रामबन विधानसभा में भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नए चेहरों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने यहां से नए प्रत्याशी राकेश ठाकुर पर भरोसा जताया है। राकेश ठाकुर ने यहां आतंकवाद की घटनाओं और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के करप्शन को मुद्दा बनाया है। जब से नरेंद्र मोदी जी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जम्मू कश्मीर में सिर्फ डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। आपने देखा, अगर जम्मू से अगर रामबन पहले आते थे 4 से 6 घंटे लगते थे, आज जम्मू से रामबन आप 2 घंटे में पहुंचते। मैं नाशरी की अगर बात करूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अगर यहाँ पे टंडल दिया, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया, हमारे अमित शाह जी ने दिया। मैं बात करूं अगर कन्याकुमारी से अगर कश्मीर का अगर लिंक इस साल दिसंबर तक अगर पहुंचेगा, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। यहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा यहाँ पे बन सकता है, इसलिए हमने नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र, इनसे भी ये निवेदन किया कि रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में आप ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म पे यहाँ पे हम काम करें। विपक्षी दलों की बात करें तो नए चेहरे अर्जुन सिंह को कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना साझा उम्मीदवार बनाया है। अर्जुन सिंह हर गांव तक तालीम की रोशनी, बेहतर अस्पताल और युवाओं को नौकरी दिलाने का वादा करते हैं। सबसे बड़ा आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है वो युवाओं को रिलेटेड है। आरटी स्कीम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में स्टार्ट हुई थी, उसका मकसद सिर्फ एक था कि तालीम का जो है रोशनी हर एक उस मोड़े में, उस गांव में चले जहां पर मिलिटेंसी के द्वारा जो है स्कूलों का जो है तहस नहस हुआ था। हमने वो स्कीम चलाई, रोजगारों को, नौजवानों को उसमें रोजगार मिला। रामबन के राजनीतिक इतिहास में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 बार इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है। वहीं भाजपा को इस सीट पर 1996 और 2014 में 2 बार सफलता मिली। अब देखना है कि 18 सितंबर को मतदान में चिनाब की लहरें किस पार्टी की तरफ बहती हैं। चिनाब नदी के बारे में कहा जाता है कि यह एक बिल्कुल अशांत नदी है, जबकि इसके तट पर बसे रामबन जिले के लोग बिल्कुल ही शांत हैं। ये अलग बात है कि कुछ सालों पहले यहाँ शाम होते ही दहशतगर्दों की बंदूकें गरजती थी, जो अब खामोश है। यहाँ 18 सितंबर को मतदान है। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में से किस दल को यहाँ के लोग चुनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, रामबन। तो रामबन की सीट तो चर्चित है ही, एक और चर्चित सीट की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में राजपोरा विधानसभा क्षेत्र है। यहां घाटी के परंपरागत दलों के साथ साथ भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार भी ताल ठोक रहे हैं। 3 दशक में पहली बार कोई कश्मीरी पंडित महिला यहां से चुनाव लड़ रही है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के विधानसभा क्षेत्र राजपुरा में सियासी जंग रफ्तार पकड़ रही है। इस विधानसभा क्षेत्र में 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 4 मुख्य उम्मीदवारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलाम मोहिउद्दीन मीर, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सैयद बशीर अहमद,
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के गुलाम नबी वानी निलूरा और भाजपा उम्मीदवार अरशीद अहमद भट्ट मजबूती के साथ मैदान में डटे हुए हैं। भाजपा ने पहली बार कोई प्रत्याशी इस विधानसभा क्षेत्र से उतारा है। यहाँ का आवाम लड़ रहा है, मजलूम नौजवान लड़ रहा है, वो मां लड़ रही है जिसके बच्चे को कब्रिस्तान पहुंचा के उस पर सियासत की गई, खून पे सियासत की गई, सड़कों पे सियासत की गई। यहाँ का सियासी मैंडेट यहाँ का बंदूक तय करता था, तशद्दुद तय करता था। आज यहाँ का गरीब खुद एक सियासी मैंडेट को लेके बात कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंटली अगर देखा, यहाँ जो सबसे बड़ी परेशानी है, 30 साल की कॉन्फ्लिक्ट ने घर घर पर्चे दिए हैं। FIR का कल्चर है। आम इंसान का ये मुद्दा है कि अगर कहीं पे FIR है, बाप ने गलती तो बेटे को नहीं पकड़ना चाहिए। उसमें ये बड़ा ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है। जिसने भी ये पॉलिसी सेंटर तक पहुंचाई है, ये हमारे कश्मीरी लोगों के लिए, खासकर यहाँ के आम इंसान के खिलाफ है। इस पे बात करनी जरूरी है, बात रखनी जरूरी है, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है। 3 दशक में पहली बार कोई कश्मीरी पंडित महिला डेजी रैना भी यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले की टिकट से अपनी किस्मत आजमा रही है। मैं खुद गांव जाती थी तो मैंने यहाँ की सिचुएशन देखी। जब मैंने देखा कि कोई सियासी पार्टी यहाँ ध्यान नहीं दे रही है, तो यहाँ कोई आ भी नहीं रहा, इन गरीबों के पास कोई हालचाल पूछने तक नहीं आ रहे थे, तो काम तो दूर की बात है। तो मैं मजबूर हो गई, मुझे यहाँ के यूथ ने मजबूर किया, जिनके साथ मैं घूमती थी। मैडम ये देखो यहाँ का हाल। तो वो मुझे जोक में बोलते थे, मैडम एक दिन का CM बनो। मैंने कहा मैं अनिल कपूर नहीं हूँ, लेकिन आगे देखते क्या होगा। एज अ सोशल एक्टिविस्ट में यहाँ काम करूँगी, लेकिन आपका हक मैं जरूर दिलवाऊंगी। PDP के उम्मीदवार सैयद बशीर अहमद वर्ष 2002 और 2008 में 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। वर्ष 2014 में PDP से टिकट नहीं मिलने के कारण इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। 370 मुद्दा कौन सा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद तोड़ा है, अब बीजेपी के ऊपर नजला उठा रहे हैं। बीजेपी ने क्या किया? लास्ट के कुछ 1-2 आर्टिकल्स थे, उन्होंने उनका हेर फेर किया। बाकी आर्टिकल 370 ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खत्म किया हुआ है। ये आप धोखा दे रहे हैं यहाँ पे लोगों को। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन मीर वर्ष 1996 में राजपुरा सीट से विधायक रहे हैं, लेकिन PDP उम्मीदवारों से पिछले 3 चुनाव लगातार हार रहे हैं। लोगों ने जो मुश्किलात 2019 5 अगस्त के बाद जो यहाँ लोगों ने मुश्किलात उठाए, जो उनमें परेशानियों देखी है, आज यही मुश्किलातों की वजह से लोगों ने यह फैसला किया है कि हमें इज्जत और आबरू की जिंदगी चाहिए। हमें जो मुश्किलात है, जो परेशानियां, उनका उजाला होना चाहिए। इसके अलावा कई अन्य दल भी इस मुकाबले को काफी रोचक बना रहे हैं। जैसे पेशे से इंजीनियर गुलाम नबी निलूरा को DPAP ने मौका दिया है। विश्लेषकों के मुताबिक गुलाम नबी वानी निलूरा के पिता और भाई नेका के बड़े नेता रहे हैं, इसलिए निलूरा नेका के वोट बैंक में सेंध लगाकर परेशानी खड़ी कर सकते हैं। 2019 से बहुत सारे युवा जिनको फ्यूचर नहीं दिखता था, 2019 के बाद युवाओं को, मेरे जैसे युवाओं को फ्यूचर दिखने लगा। युवा यहाँ अमन, तरक्की, शांति, रोजगार, शिक्षा चाहता है। यहाँ पर एक्चुअली जो डिस्ट्रिक्ट बना है, ये 2009 में बना है, तब से हम ढूंढ रहे हैं हमारी तरक्की हो जाए। जब से नरेंद्र मोदी ने जहाँ 270 जो हटा है, 370 जो हटा है, तब से हमें मतलब महसूस हो रहा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। राजपुरा पुलवामा जिले की सबसे बड़ी सीट है। यहाँ 1,09,543 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 54,554 पुरुष और 54,983 महिलाएं हैं। रोमशी नाले पर पुल का निर्माण और रोजगार यहाँ के बड़े मुद्दे हैं। पुलवामा के राजपुरा विधानसभा सीट पर सियासी लड़ाई इस बार खासी दिलचस्प हो गई है। पहले यहाँ पर सीधी टक्कर PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच होती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारकर इस चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर बुनियादी जरूरतों और विकास के मुद्दे सियासी मुद्दों को मात देते हुए दिखाई देते हैं। रमा त्यागी, DD न्यूज, पुलवामा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे एशिया प्रशांत नागरिक उड्डयन सम्मेलन को संबोधित किया है। आइए सुनवाते हैं आपको वो संबोधन। सभी देशों के महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और 2 दिवसीय इस समिट में आपने इस सेक्टर से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। मैं मानता हूं कि
एक प्रकार से यहाँ सिविल एविएशन सेक्टर के जो ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं वो हमारे बीच में हैं। ये हम सभी के कमिटमेंट और एशिया पैसिफिक रीजन के पोटेंशियल दोनों का रिफ्लेक्शन है। इस संगठन को 80 साल की यात्रा पूरी हुई है और 80,000 पेड़ लगाने का, और वो भी मां के नाम पेड़ लगाने का एक बड़ा इनिशिएटिव हमारे मंत्री श्रीमान नायडू जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में किया गया। लेकिन मैं एक और विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे देश में व्यक्ति के जीवन में जब 80 साल होते हैं तो वो एक सेलिब्रेशन अलग प्रकार का होता है। और हमारे यहाँ ये हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी गिनती की है, उनका कहना है कि जब 80 साल होते हैं तो 1000 फुल मून देखने का उसे अवसर मिला होता है। मतलब कि हमारे सेक्टर की संगठन ने भी 1000 फुल मून के दर्शन किए हैं और एक प्रकार से उड़ान भर करके उसको निकट से देखने का भी अनुभव प्राप्त किया है। तो इस अर्थ में भी ये 80 साल की यात्रा एक यादगार यात्रा, सफल यात्रा, अभिनंदन की योग्य यात्रा है। साथियों, इस जो ग्रोथ हो रहा है, इसमें सिविल एविएशन का एक बहुत बड़ा रोल है। भारत की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी है, उन सभी सेक्टर्स में से एक हमारा एविएशन सेक्टर भी है। हम लोगों को, कल्चर को, प्रॉस्पेरिटी को कनेक्ट करने का एक काम इस क्षेत्र के माध्यम से कर रहे हैं। 4 बिलियन लोग, तेजी से बढ़ता मिडिल क्लास और उसके कारण बढ़ती हुई डिमांड, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है इस सेक्टर के विकास का। इस रीजन में नेटवर्क ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए एक लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा नेटवर्क जो इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करेगा, इनोवेशन को बढ़ावा देगा, पीस प्रॉस्पेरिटी को मजबूती देगा। एविएशन के फ्यूचर को शेप करना हमारा शेयर्ड कमिटमेंट है। यहां सिविल एविएशन से जुड़ी अपॉर्चुनिटी पर आप सबने गंभीरता से मंथन किया है। आप सभी के प्रयासों से दिल्ली डिक्लेरेशन आज हमारे सामने है। ये डिक्लेरेशन रीजनल कनेक्टिविटी, इनोवेशन और एविएशन में सस्टेनेबल ग्रोथ के हमारे संकल्प को आगे बढ़ाएगा। मुझे भरोसा कि हर पॉइंट पर तेजी से एक्शन होगा। ये डिक्लेरेशन को हम जमीन पर उतार पाएंगे और एक सामूहिक शक्ति से नई ऊंचाइयों को हम पार करेंगे। एशिया पैसिफिक रीजन में हमें एविएशन कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें नॉलेज, एक्सपर्टाइज, रिसोर्सेज हम सब के बीच में शेयर करने से शायद हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी
और अधिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत रहेगी और उसको भी सभी संबंधित देशों में स्वाभाविक प्राथमिकता रहनी होगी। लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से काम होना नहीं है। स्किल मैन पावर और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी की निरंतर प्रक्रिया ये उसके विकास के लिए अहम होती हैं और वो भी मुझे लगता है कि हमारा एक प्रकार का दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा। हमारा लक्ष्य एयर ट्रैवल को सामान्य से नागरिक तक पहुंचाने का है। हमें एयर ट्रैवल को सेफ, एफोर्डेबल और सबके लिए एक्सेसिबल बनाना है और इसके लिए मुझे विश्वास है कि हमारा ये डिक्लेरेशन और हमारे सामूहिक प्रयास और हमारे इतने लंबे समय का अनुभव हमें बहुत काम आने वाला है। फ्रेंड्स, आज आपके बीच में यहां भारत के अनुभव जरूर शेयर करना चाहूंगा। आज भारत दुनिया के टॉप सिविल एविएशन इकोसिस्टम में से एक मजबूत पिलर बना हुआ है। हमारे यहां सिविल एविएशन सेक्टर की ग्रोथ अभूतपूर्व है। सिर्फ एक दशक में भारत ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया है। इन वर्षों में भारत एविएशन एक्सक्लूसिव से एविएशन इंक्लूसिव के वाला देश बन गया है। क्योंकि एक समय था भारत में एयर ट्रैवल कुछ ही लोगों के लिए एक्सक्लूसिव था। कुछ बड़े शहरों में अच्छी एयर कनेक्टिविटी थी। कुछ बड़े लोग लगातार एयर ट्रैवल का फायदा उठाते थे। कमजोर और मध्यम वर्ग कभी कभार, कभी मजबूरी में कभी ट्रैवल करना पड़ा होगा तो जाना हुआ होता है, लेकिन सामान्य उसके जीवन में नहीं था। लेकिन आज भारत में स्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। आज हमारे टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी वहां के नागरिक वहां से उड़ान भर रहे हैं। इसके लिए हमने अनेक इनिशिएटिव लिए हैं, नीतिगत परिवर्तन किए हैं, व्यवस्थाएं विकसित की हैं। मुझे विश्वास है आप भारत की उड़ान स्कीम को जरूर स्टडी करेंगे। रीजनल कनेक्टिविटी की शानदार स्कीम ने भारत में एविएशन को इंक्लूसिव बना दिया है। इस स्कीम ने एयर ट्रैवल को भारत के छोटे शहरों और लोअर मिडिल क्लास तक पहुंचा दिया है। इस स्कीम के तहत अभी तक 14 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल कर चुके हैं। इनमें से लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अंदर से हवाई जहाज को देखा है। उड़ान योजना से जो डिमांड क्रिएट हुई है उससे अनेक छोटे शहरों में नए एयरपोर्ट बने हैं, सैकड़ों नए रूट्स बने हैं। आप जानकर हैरान होंगे, और जैसा नायडू जी ने बताया, 10 साल में भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई है और भी काम पर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ हम छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स को और आधुनिक बनाने की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। भविष्य का भारत एयर कनेक्टिविटी के मामले में
दुनिया के सबसे कनेक्टेड रीजन में से एक होने वाला है। इसका एहसास हमारी एयरलाइंस को भी है। यही कारण है कि भारत के एयरलाइंस ने 1200 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं। सिविल एविएशन की ग्रोथ प्लेन्स और एयरपोर्ट्स तक सीमित नहीं है। भारत में एविएशन सेक्टर जॉब क्रिएशन को भी गति दे रहा है। स्किल्ड पायलट्स, क्रू मेंबर्स, इंजीनियर्स, ऐसी अनेक जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल एमआरओ सर्विसेज को बल, उस दिशा में भी हम एक के बाद एक निर्णय करके आगे बढ़ रहे हैं। इससे हाई स्किल जॉब्स का निर्माण हो रहा है। इस दशक के अंत तक लीडिंग एविएशन हब बनने का लक्ष्य लेकर के भारत आगे बढ़ रहा है। जहां $4 बिलियन के सिर्फ एमआरओ इंडस्ट्री होगी, इसके लिए हमने एमआरओ पॉलिसीज भी बनाई हैं। टियर 2, टियर 3 शहरों में एयर कनेक्टिविटी से भारत के सैकड़ों नए शहर ग्रोथ के नए सेंटर बनेंगे। आप सभी वर्टिपोर्ट जैसे इनोवेशन से भी परिचित हैं। ये एयर ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा मॉडल है जो शहरों में ईज ऑफ ट्रैवल को बढ़ाने लगा है। हम भारत को एडवांस एयर मोबिलिटी के लिए भी तैयार कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब एयर टैक्सी में सफर एक सच्चाई बन जाएगी और सामान्य बन जाने की संभावना भी है। विमेन लेड डेवलपमेंट, ये हमारा कमिटमेंट है। और आपने देखा होगा G20 समिट में एक महत्वपूर्ण जो निर्णय किए उसमें एक विमेन लेड डेवलपमेंट को लेकर के किया है। हमारा एविएशन सेक्टर विमेन लेड डेवलपमेंट के हमारे इस मिशन को बहुत मदद कर रहा है। भारत में पायलट्स के करीब करीब 15% पायलट विमेन है और ये ग्लोबल एवरेज सिर्फ 5% है, जबकि भारत 15% है। भारत ने इस सेक्टर को और विमेन फ्रेंडली बनाने के लिए जरूरी एडवाइजरीज भी लागू की हैं। इसमें महिलाओं के लिए रिटर्न टू वर्क पॉलिसीज भी हैं। महिलाओं के लिए विशेष लीडरशिप और मेंटरशिप प्रोग्राम्स को भी हमने बल दिया है। भारत ने ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में, ड्रोन का बहुत बड़ा एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट चलाया है। हमने गांव-गांव ड्रोन दीदी अभियान से ट्रेन ड्रोन पायलट्स का एक पूल तैयार किया है। भारत के एविएशन सेक्टर का एक नया और यूनिक फीचर है डीजी यात्रा इनिशिएटिव। ये स्मूथ और सीमलेस एयर ट्रैवल का डिजिटल सॉल्यूशन है। इसमें फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के यूज से एयरपोर्ट पर अलग अलग चेक पॉइंट से पैसेंजर को मुक्ति मिलती है, उसका समय बचता है। डीजी यात्रा एफिशिएंट और कन्वीनियंट तो है ही, इसमें फ्यूचर ऑफ ट्रैवल की भी झलक है। हमारे रीजन में समृद्ध इतिहास, परंपरा और विविधताएं, क्योंकि हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत के हम धनी हैं, महान परंपराओं के हम धनी हैं। हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस
हजारों साल पुराने हैं। दुनिया ऐसी वजहों से हम सभी देशों के प्रति आकर्षित होती है। हमें एक दूसरे के टूरिज्म को बढ़ाने में भी मदद करनी चाहिए। कितने ही देशों में भगवान बुद्ध की पूजा होती है। भारत ने एक बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया है। कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया है। अगर हम पूरे एशिया में भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थों का उसे एक साथ जोड़ने का अगर अभियान लेते हैं तो एविएशन सेक्टर को भी और उससे जुड़े हुए कई देशों को भी और सामान्य रूप से यात्रियों के लिए एक विन विन सिचुएशन वाला हम मॉडल क्रिएट कर सकते हैं और हमने उस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। और इस प्रकार के यात्रियों को एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए एक ही प्रकार के कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल को हम अगर डेवलप करते हैं तो ऐसे संबंधित सभी देशों को विशेष लाभ मिलने की गारंटी है। अगर हम एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट बनाएं तो इससे संबंधित सभी देशों के यात्रियों और सभी देशों की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा होगा। एशिया पैसिफिक के देश एक और क्षेत्र में सहयोग बढ़ा सकते हैं। एशिया पैसिफिक रीजन अब बिजनेस हब भी बनता जा रहा है। दुनिया के एग्जीक्यूटिव्स या एम्प्लॉइज इस रीजन में बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। स्वाभाविक है कि कुछ लोगों ने इस क्षेत्र में अपने ऑफिस एस्टैब्लिश किए हैं तो उनकी फ्रीक्वेंट फ्लायर के रूप में भी गतिविधि बढ़ रही है। कौन से ऐसे कॉमन रूट्स हैं जिन पर ये प्रोफेशनल्स का आना जाना होता है और फ्रीक्वेंट होता है? क्या हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सोच के साथ हमारे रूट्स को इस एक व्यवस्था को कैटर करने के लिए रीरूट कर सकते हैं क्या और उसको एक हम सुविधाजनक बना सकते हैं क्या? मैं चाहूंगा कि आप सभी उस दिशा में भी, क्योंकि ये क्षेत्र का विकास सुनिश्चित है और उसके अंदर प्रोफेशनल्स के लिए सुविधाएं जितनी बढ़ेगी उतनी काम की भी गति बढ़ने वाली है। हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और शिकागो कन्वेंशन की 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तब हमें रेजिलिएंट और इंक्लूसिव एविएशन सेक्टर के लिए अपने कमिटमेंट को रिन्यू करना है। मुझे साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी, डेटा सिक्योरिटी से जुड़ी आपकी चिंताओं का भी एहसास है। अगर टेक्नोलॉजी के साथ चैलेंजेस हैं तो सॉल्यूशन भी टेक्नोलॉजी से ही होते हैं। हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को और अधिक मजबूत करना होगा। हमें खुले मन से टेक्नोलॉजी को शेयर करना होगा, इंफॉर्मेशन को शेयर करना होगा, तब जाकर हम इन व्यवस्थाओं को सुरक्षित रख पाते हैं। ये दिल्ली कॉन्फ्रेंस यूनिटी और शेयर्ड पर्पज के साथ आगे बढ़ने के हमारे संकल्प को मजबूती देगी। हम एक ऐसे फ्यूचर के लिए काम करें जहां आकाश सबके लिए खुला हो, जहां दुनिया के हर व्यक्ति का उड़ने का सपना पूरा हो। मैं फिर से सभी अतिथियों का स्वागत भी करता हूं और इस महत्वपूर्ण समिट के लिए आप सबका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।
तो ये जो आप संबोधन देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नागरिक उड्डयन पर एशिया प्रशांत का जो ये दूसरा सम्मेलन था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया और इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें कही कि भारत नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नया क्या कर रहा है। उन्होंने उड़ान स्कीम का जिक्र किया, साथ ही उन्होंने भविष्य की भी बात की कि भविष्य में किस तरह से नागरिक उड्डयन क्षेत्र में भारत में क्या कुछ होने वाला है और एशिया प्रशांत क्षेत्र किस तरह से इसमें आगे बढ़ सकता है। उन्होंने महिलाओं की बात की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की कि महिलाओं के लिए भी उड्डयन क्षेत्र में किस तरह से अवसर आने वाले हैं और किस तरह से अवसर को बढ़ाए जा सकते हैं। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पैरालंपिक में जो शामिल खिलाड़ी थे, पेरिस पैरालंपिक में, उन खिलाड़ियों से मुलाकात की है, विजेता खिलाड़ियों से, तमाम खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मुलाकात के दौरान रही। तो इसकी ये बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। शीतल की सिग्नेचर मिल जाएगी आज मुझे। आने से पहले आप जब सबसे बात करते हो और फिर आने के बाद सबसे मिलते हैं, आई थिंक सारे मेडलिस्ट, सारे एथलीट यही सोचते हैं कि हमें यही मौका मिले। सर, लोग पैरा को अभी तक अपनाए नहीं जिस तरह आपने अपनाया है। मैं बहुत लोग को बोलता है हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हमारा मोदी जी हमारा ब्रांड एम्बेसडर। तो कैप पहनाना चाहोगे? तो मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम पहनाओ। तुम मुझसे बड़े हो, दिखाई दे। इस बार जिनकी रील सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, वहां तो तुमने दिन निकाल दिए। अब घर में क्या होगा तेरा? है सिमरन? सर, ये जितना अच्छा बन के दिखा रहा है इतना है नहीं। कभी ना कभी ऐसे प्रेशर आता रहता है कि आपको परफॉर्म करना है। जब आप बोलते हो कि आप जाओ बस खेलो, हाँ जीत हार तो लगी रहती है, फिर नीचे वाले ये सब ऐसे लगते हैं अरे देख लेंगे। जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे ऐसे 2 गोल्ड और चाहिए मेरे को। तो ये दूसरा सर आपके लिए। बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। शीतल की सिग्नेचर मिल जाएगी आज मुझे। आने से पहले आप जब सबसे बात करते हो और फिर आने के बाद सबसे मिलते हैं, आई थिंक सारे मेडलिस्ट, सारे एथलीट यही सोचते हैं कि हमें यही मौका मिले। सर, लोग पैरा को अभी तक अपनाए नहीं जिस तरह आपने अपनाया है। मैं बहुत लोग को बोलता है हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हमारा मोदी जी हमारा ब्रांड एम्बेसडर। तो कैप पहनाना चाहोगे? तो मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम पहनाओ। तुम मुझसे बड़े हो, दिखाई दे। इस बार जिनकी रील सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, वहां तो तुमने दिन निकाल दिए। अब घर में क्या होगा तेरा? है सिमरन? सर, ये जितना अच्छा बन के दिखा रहा है इतना है नहीं। कभी ना कभी ऐसे प्रेशर आता रहता है कि आपको परफॉर्म करना है। जब आप बोलते हो कि आप जाओ बस खेलो, हाँ जीत हार तो लगी रहती है, फिर नीचे वाले ये सब ऐसे लगते हैं अरे देख लेंगे। जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे ऐसे 2 गोल्ड और चाहिए मेरे को। तो ये दूसरा सर आपके लिए। सच में कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्द के बराबर होती है। एक एक तस्वीर इसमें बहुत कुछ कह रही है कि पहले संकल्प और उसके बाद फिर किस तरह से
सिद्धि हुई इस बार पेरिस पैरालंपिक में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।